अब हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 4 परमाणु की संरचना और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह करने से पहले हमने जो अध्याय 1 नज़र में अभी इससे पहले देखा है, यूट्यूब पर भी डला हुआ है वीडियो, तो उसको आपको प्रॉपर तरीके से देखना है, पहले उसको समझना है, उसके बाद में आप बड़े आसानी से इन प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा जो हमने अध्याय पढ़ा है और अध्याय में पूरा डिटेल में उस चैप्टर को पढ़ा है, परमाणुओं की संरचना के बारे में पढ़ा है और वहाँ पर हमने पूरे प्रश्नोत्तर किए और उसको समझा है। तो वो अध्याय और पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके बाद में जो अध्याय 1 नज़र में हमने समझा है उसको देखने के बाद में बड़े आसानी से हम इसके आंसर दे सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। प्रोटॉन का खोज करता है। ऑप्शन है चैडविक, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड और डाल्टन। हम समझ चुके हैं बेसिक में अभी कि इसका जो प्रोटॉन के खोज करता है गोल्डस्टीन है। करेक्ट आंसर होगा इसका ब, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय है। ऑप्शन है थॉमसन को, चैडविक को, रदरफोर्ड को और क्रूक्स को। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ब, चैडविक। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। परमाणु मॉडल का समय के साथ सुधार होता है। निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उनके कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। और फर्स्ट है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, दूसरा है थॉमसन का परमाणु मॉडल और तीसरा है बोर का परमाणु मॉडल। तो हमें ये बताना है कि सबसे पहले कौन सा परमाणु मॉडल आया था, फिर उसके बाद में कौन सा परमाणु मॉडल, मतलब उसको कालानुसार बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना है। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। ऑप्शन है अ 1 2 3 2, ब है 2 3 1 2 1 3 और 3 2 1। हम जानते हैं कि सबसे पहले थॉमसन का परमाणु मॉडल आया था, उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया, उसके बाद बोर का परमाणु मॉडल आया। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा 100 2 1 3 है ना। पहले 2 नंबर वाला मॉडल, फिर 1 नंबर वाला, फिर 3 नंबर वाला, जो कि क्वेश्चन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। परमाणु अभाज्य है, विभाज्य है, अणुओं से मिलकर बनता है, किसी तत्व का स्वतंत्र रूप में रहने वाला सूक्ष्मतम कण है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ब, विभाज्य कण है। हमने थर्ड यूनिट तक हमने उसको विभाज्य नहीं किया था। हमने बोला था कि एक ही कण है और उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन फाइनली जो परमाणु है उसको विभाजित किया जा सकता है और उसको विभाजित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। और हमने इस चैप्टर में पूरा उसी के आधार पर हमने पढ़ा परमाणु की संरचना को। अच्छा, अविभाज्य कण है, गलत है। अणुओं से मिलकर बना है, गलत है। जबकि अणु परमाणुओं से मिलकर बना है। एक ऑब्जेक्टिव यहीं पर तैयार हो गया है ना। हमें मालूम होना चाहिए जो अणु होता है परमाणुओं से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पदार्थ का सूक्ष्मतम का जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है होता है। जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो क्या होता है? तो याद रहे, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। पहले ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन है हमारे पास में नाभिक, परमाणु, अणु, इनमें से सभी। क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा अणु। जब 2 परमाणु आपस में क्रिया करते हैं तो एक नया यौगिक बनाते हैं, और नया यौगिक जब बनते हैं तो वो स्वतंत्र रूप में रह सकता है। उसको क्या बोला जाता है? उसके अणुओं से मिलकर बना होता है और वो अणु स्वतंत्र रूप से रह सकता है। देखते हैं हम नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सही प्रदर्शित करता है? पहली बात तो बोर का मॉडल मालूम होना चाहिए हमें, और बोर ने दिया था कि 2n² के आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसका मतलब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यदि कोई कक्षा अगर अंतिम कक्षा है, तो उसमें अधिकतम 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। मैंने शॉर्ट में यहाँ पर पूरे नियम बता दिए। अब इतने शॉर्ट में समझ में नहीं आएगा अगर आपने पूरा बेसिक नहीं पढ़ा है ना। इससे पहले हमने अध्याय 1 नज़र में पढ़ा है,
ठीक है, उसको सही तरीके से हमने पूरे मॉडल के साथ में पढ़ा था, तो उसको समझेंगे तो ये बड़े आसानी से समझ में आने वाला है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरे में 18। यदि ये अंतिम कक्षा है तो अंतिम कक्षा में केवल 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक, ये इसका नियम है। हमें मैग्नीशियम की बात की है तो हमें मालूम है मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 12 हो गए। पहली कक्षा में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर बचे 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और तीसरी कक्षा में कितने हो गए अभी तक? 2। पहली कक्षा में 2 आ सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8 आ सकते हैं। ये अंतिम कक्षा है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक, 18 नहीं आएंगे। अगर अंतिम कक्षा है तो 8 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। 10 हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम परमाणु के में इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सही प्रदर्शित करता है? और ऑप्शन है हमारे पास में 3 8 1 2 8 2 1 8 3 8 2 2। करेक्ट आंसर ब होगा। देखिए 2 फिर 8 और अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 12 हो गए ना। इसका ये मालूम, ये याद होना चाहिए भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रदरफोर्ड ने के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम फलस्वरूप खोज किया था। किसकी खोज की थी? ऑप्शन है इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु के में नाभिक की और परमाणुीय द्रव्यमान की। तो क्या किया था रदरफोर्ड ने? अल्फा कण का प्रकीर्णन किया था। और प्रकीर्णन किया था तो जब कुछ अल्फा 12,000 में से कुछ किरणें वापस आ गई थी, 12,000 में से एक किरण वापस आई थी। तो जो अनुपात बता रहा हूँ मैं, 12,000 में से एक प्रकीर्णन वापस आ गई थी। इसका मतलब उनको ये पता चला था कि उस परमाणु के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है, परमाणु में नाभिक, परमाणुीय द्रव्यमान। करेक्ट आंसर 100 होगा। उन्होंने ये पता किया था कि परमाणु के में क्या होता है, नाभिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 और न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का सही प्रदर्शन है? अ, ब, स और द। ऑप्शन हमारे सामने है। देखना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 15। और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है। ये फिर और एक बार रिवाइज कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। क्लियर? इसका मतलब जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान होगा प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, इनका दोनों का योगफल होता है। यहाँ पर क्वेश्चन को घुमा दिया ना। हमें क्या बोला है कि प्रोटॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 है। इसका मतलब हमें मालूम होना चाहिए कि प्रोटॉनों की भी संख्या कितनी होगी? 15 होगी। जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों को प्लस किया जाता है। तो 15, 2, 30 और 31। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया जाए कोई तत्व है तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? 31 द्रव्यमान होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों की जितनी संख्या होगी वही परमाणु क्रमांक होगा या परमाणु संख्या होगी। तो ये कितना है? 15 है। याद रखना फिर से और एक बार शॉर्ट में, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल उसका द्रव्यमान होता है। सिंपल, ये इतना याद रखना है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू परमाणु का द्रव्यमान। अब मान लिया जाए कोई तत्व है, एक्स तत्व है, एक्स की बात की है, तो इसका क्रमांक 15 है। 15 होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 15 है। ये परमाणु संख्या, जितने इलेक्ट्रॉन उतनी परमाणु संख्या। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योगफल क्या आएगा? इसका द्रव्यमान। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर होगा होगा x 15 31। याद रहे, क्रमांक संख्या नीचे लिखी जाती है और द्रव्यमान ऊपर लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक निम्न में से किसके बराबर होता है? परमाणु क्रमांक की बात की है, याद रहे। परमाणु क्रमांक मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या के बराबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्याओं का योगफल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। करेक्ट आंसर होगा द, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। हमें मालूम है ना, परमाणु संख्या जो होती है
वो इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए चाहे आप प्रोटॉन बोल दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन ऑब्जेक्टिव, निम्न में से क्या गलत है? गलत है बोला है इसमें, इसका मतलब 3 ऑब्जेक्टिव आपको सही मिलेंगे, एक गलत मिलेगा, गलत को पहचानना है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के आवेश बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन के भाग बराबर होते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के भार लगभग बराबर होते हैं। क्या होगा देखना, पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। इसमें 4 ऑब्जेक्टिव बन गए आपके, इसी ऑब्जेक्टिव को घुमा के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, ठीक है ना। तो 4 नियम आप इसमें इस ऑब्जेक्टिव के द्वारा देखना कौन सा गलत है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के आवेश बराबर किंतु विपरीत चिन्ह के होते हैं, ये हमें मालूम है और ये पॉइंट याद भी होना चाहिए। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ये भी बात सही है, मतलब ये कथन सत्य है। इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन के भार बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन के भार सदैव बराबर नहीं होते, ठीक। भार तो कभी बराबर होता ही नहीं ना, इलेक्ट्रॉन का तो भार ही नहीं होता, भार रहित होता है ये बोल सकते हैं हम, और न्यूट्रॉन का भार होता है। तो करेक्ट आंसर होगा स। लेकिन चौथा पॉइंट देखते हैं हम, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के भार लगभग बराबर होते हैं, तो ये सही है, ठीक है। इसका मतलब करेक्ट आंसर स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अल्फा कण एक पतली धात्विक पन्नी से भेजे जाते हैं तो उनमें से अधिकांश अल्फा कण पन्नी में से होते हुए सीधे निकल जाते हैं, इसका क्या कारण है? क्या कारण है? हमने अभी बेसिक में समझा है, अध्याय 1 नज़र में समझा है। ऑप्शन है अल्फा कण इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक भारी होते हैं, अल्फा कण धनावेशित होते हैं, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, अल्फा कण की गति अधिक होती है। देखना करेक्ट आंसर होगा इसका स। फिर से और एक बार, ऑप्शन यहाँ पर भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। अल्फा कण इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक भारी होते हैं, ये कारण नहीं था उसका सबसे मेन कारण था कि जो खाली रिक्त स्थान होता है उस रिक्त स्थान से क्या हो गए थे, अल्फा कण किरणें क्या हो गई थी, आर पार निकल गई थी। तो करेक्ट आंसर स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ध्यान देना, कोई तत्व है तो उसके लिए कौन सा विकल्प सही है। इसके ऑप्शन है परमाणु संख्या बराबर से प्रोटॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ब है परमाणु संख्या बराबर से प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। याद रहे पहले 2 ऑप्शन में प्रोटॉनों की संख्या बोला है और हमें मालूम है प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों के संख्या के बराबर या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर लगभग होती है, ठीक है। तीसरे में बोला है परमाणु द्रव्यमान बराबर से प्रोटॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि गलत है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर नहीं होता। परमाणु द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। करेक्ट आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थॉम्सन के परमाणु मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ध्यान देना, पर थॉम्सन के परमाणु मॉडल के हिसाब से बोला है। यह परमाणु में परमाणु द्रव्यमान को समान रूप से वितरित माना जाता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, परमाणु में धनावेश समान रूप से वितरित माना जाता है। धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन का वितरण समान रूप से होता है। परमाणु के स्थायित्व के लिए इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और ऑप्शन है हमारे पास में अ 1 2 3, ब है 1 3, स है 1 4, द है 1 2 4। करेक्ट आंसर होगा अ। तो जो थॉम्सन का परमाणु मॉडल था उसमें हमें ये बोला था कि जो इसका द्रव्यमान समान रूप से वितरित रहता है। हमने एग्जाम्पल भी लिया था तरबूज का। तरबूज का जो लाल भाग होता है वो क्या होता है, ये पूरा द्रव्यमान होता है उसका, ठीक है। दूसरा पॉइंट है परमाणु में धनावेशित समान रूप से वितरित रहता है। हाँ, लाल भाग समान रूप से वितरित है। धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन वितरण समान रूप से होता है, उसमें जो बीजे है समान रूप से फैले होते हैं। तो करेक्ट आंसर अ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में दर्शाया है कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धनावेशित केंद्रित रहता है। नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं।
नाभिक का अधिकांश स्थान रिक्त होता है और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑब्जेक्ट ऑप्शन है हमारे पास में 1 3 2 4 और 1 4 और 3 4। करेक्ट आंसर होगा ब 2 और 4, क्योंकि नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धनावेशित केंद्रित रहता है। जो द्रव्यमान रहता है वो कहाँ पर रहता है? केंद्र में रहता है। दूसरा ऑप्शन अपना सही है। और चौथा ऑप्शन है परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। रदरफोर्ड ने बोला था रिक्त है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक तत्व के आयन पर 3 धनावेश है। देखना, अगर मान लिया जाए किसी तत्व के आयन पर क्या है? 3 धनावेश है। 3 धनावेश है, इसका मतलब क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखना और आगे देखते हम कि मान लिया जाए कि कोई इस प्रकार से है 1 2 और 1 2 और 3। ठीक है, अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है और इसकी संयोजकता 3 है। मान लिया जाए कि जो कि 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। एक तत्व के आयन पर 3 धनावेश है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 है। 27 है। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 27 है द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 14 है। तो आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को समझने के लिए हम बहुत अच्छी चीजें यहाँ पर समझ सकते हैं। इसके साथ में देखना, फिर से क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा और उसको समझेंगे और प्रॉपर तरीके से समझना। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। देखना, इसमें क्या बोला है? एक तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 14 है। परमाणु द्रव्यमान कितना है? 27 है। परमाणु द्रव्यमान कितना है? 27 है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी भाई? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर से क्या होता है? उसका द्रव्यमान। ये द्रव्यमान है। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योगफल क्या होता है? परमाणु का द्रव्यमान होता है। इसका मतलब 27 में से 14 को माइनस कर देंगे तो 3 1 13 हो गया। ठीक, अब 13 का पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देख लेते हैं। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, कितने हो गए? 10 हो गए। और तीसरी कक्षा में कितने बचेंगे? 3 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? अब ये मान लिया जाए x है तो इसमें कितने उपस्थित है? x में 3 प्लस लिखा है ना, यहाँ पर क्या है? धनावेश है। 3 धनावेश है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या धन लगा दिया ना ऊपर, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए। नहीं आई बात समझ में? यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा, किसकी संयोजकता कितनी है? कितनी है? वैसे अगर संयोजकता अगर पूछी जाती तो कितनी होती है इसकी संयोजकता? 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है या 5 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, तो कोई 5 इलेक्ट्रॉन इसको देगा नहीं। इसलिए संयोजकता कितनी होगी? क्योंकि आधे से ज्यादा की जरूरत है ना, तो आधे से ज्यादा देगा नहीं, इसलिए इसको त्यागना पड़ेगा। इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी है? 3 प्लस है। ठीक है, और जब वो किसी को दे देगा, ये दे दिए किसी को, और जब दे देता है ना तो इसके ऊपर इस प्रकार से लगा दिया जाता है 3 प्लस, मतलब किसी को दे दिए उसने। अब इसमें क्या बोला है? आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? तो कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने हैं? 8 और 2 10। ऑप्शन है अ 13 ब 10 स 14 और द 16। तो कितने हो गए? 10। करेक्ट आंसर ब होगा। और एक बार शॉर्ट में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा काम है कि इसमें क्या है? इसके अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन थे, इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता। पहले नाम इसका ये था, जो भी परमाणु है, ठीक है, इसका नाम क्या था? ये था। अब जब इसने किसी को 3 इलेक्ट्रॉन दे चुका है तब इस पर 3 प्लस लगा है। और क्वेश्चन में बोला एक तत्व पर के आयन पर 3 धनावेश है, तो ये जब 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तब इस पर इस प्रकार से 3 धन आवेश लिखा जाता है। ठीक है, जब दे दिए तो आप देख लो 3 तो गए इसके, अब कितने बचे इसके पास में इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एथिल एथेनाइट के एक नमूने में
दो ऑक्सीजन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखना, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? समान है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लिया जाए ये इस प्रकार से कोई दो तत्व है X और Y है, दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? समान होगा। और समान होगा तो इसका मतलब मान लिया जाए यहाँ पर ये है और ये भी कितना है? ये है। न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, इसलिए इसका द्रव्यमान क्या होगा? अलग अलग होगा। द्रव्यमान क्या होगा? अलग अलग होगा। बस ये कॉन्सेप्ट है। तो इनमें से एक ऑक्सीजन परमाणु ने इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए, ऑप्शन। इनमें से एक ऑक्सीजन परमाणु ने 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए, दोनों ऑक्सीजन परमाणु समस्थानिक है, दोनों ऑक्सीजन परमाणु समभारिक है। क्या है? इसका भार समान है कि इसका परमाणु संख्या समान है? परमाणु संख्या समान है। भाई क्या बोला है? वो कंफ्यूज नहीं होना, ये एथिल एथेनाइट क्या है सर, है ना? तो उससे कोई लेना देना नहीं, आपको वो नहीं पूछा जा रहा। यहाँ पर ये पूछा जा रहा कि जो यहाँ पर ये है जो ऑक्सीजन की बात की है, ऑक्सीजन में क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, इसका मतलब परमाणु क्रमांक इसका समान है और भार अलग अलग है बोल रहा है। मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या अगर अलग है तो इसके भार क्या हो गए? अलग अलग हो गए। क्या कहलाता है इसको? समस्थानिक कहलाता है। अगर ये भार बराबर रहेंगे तो समभारिक कहलाएगा। करेक्ट आंसर होगा दोनों ऑक्सीजन परमाणु समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाले का नाम क्या है? हमने बताया कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन है एन बोर, ई गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन। तो करेक्ट आंसर द जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता होगी। देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। प्रोटॉनों की संख्या कितनी? 3 और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी? न्यूट्रॉनों की संख्या 4। तो इसकी संयोजकता क्या होगी? पहली बात तो ये बताइए कि इसका परमाणु संख्या क्या होगी? परमाणु संख्या, क्योंकि जो इसकी संयोजकता की बात की जाती है परमाणु संख्या के ही आधार पर की जाती है ना। तो परमाणु संख्या कितनी है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, मतलब 3 होगी। अब देखिए, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 है ना, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरी कक्षा में कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे सकता है, मतलब क्या होगी? 1 प्लस होगी। ऑप्शन देखते हैं हम, 3, 7, 1, 4 और करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। एल्युमिनियम और एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 होती है। बात आ गई ना समझ में? जो मैं बार बार बताता हूँ कि आपको कम से कम 20 तक परमाणु क्रमांक मालूम होना चाहिए। तो आप 20 तक फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बता सकते हैं, 20 तक प्रोटॉनों की भी संख्या बता सकते हैं, 20 तक न्यूट्रॉनों की भी संख्या बता सकते हैं, उसका द्रव्यमान भी बता सकते हैं। और द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया था हमने चैप्टर में, उसको बहुत अच्छे से टेक्निक के साथ में उसको याद किया था, समझा था कि कैसे याद किया जा सकता है। तो देखेंगे, एल्युमिनियम में एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है, 13 है। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, कितने हो गए? 10 हो गए। और तीसरी कक्षा में कितने हो गए? 3 हो गए। कितनी है संयोजकता? मतलब इलेक्ट्रॉनों का वितरण बोला है। तो पहली कक्षा में 2 होगा, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 3। ऑप्शन है 2, 8, 3, 2, 8, 2, 8, 2, 3 और 2, 3, 8। करेक्ट आंसर होगा 2, 8, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सही है? हमेशा सही होना चाहिए। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। एक परमाणु में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है।
और एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। करेक्ट आंसर अ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। अच्छा, ब में क्या बोला है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, नहीं होती है। ठीक है, कभी हो भी सकती, कभी नहीं भी हो सकती है। अब स है, एक परमाणु में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो सर्वदा सही नहीं है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती, इसमें तीनों समान बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एन परमाणु में 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रिक N3 में होंगे। ध्यान देना इधर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखना यहाँ पर क्या बोला है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या 7 है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ये भी 7 है। क्लियर। अब क्या बोला है, N3 माइनस, इसमें हो गए। ऑप्शन है हमारे पास में 7 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन, 4 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, 4 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन। क्या होगा भाई, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना। पहली बात तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या इतनी है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है। क्लियर। जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाएगा, किसके आधार पर भरा जाएगा, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। ये 2 और इसमें क्या हो गए 5, 2 4 और ये कितने हो गए 5 हो गए। बात क्लियर। ये केंद्रक है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, इतना याद रहे। ठीक है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी से ले लेता है। 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, ये लगा है ना इसमें 3 माइनस लगा है, इसका मतलब इसने ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन ले चुका है किसी से। अब बताइए कि क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या तो उतनी ही रहेगी, प्रोटॉनों की संख्या में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या ले लिया इसने, इसने इलेक्ट्रॉन लिए। कितने लिए, 3 इलेक्ट्रॉन। क्यों, कैसे पता चला, ये 3 माइनस इसके ऊपर लगा है, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब कितने हैं देख लो, 2 और 8 10। करेक्ट आंसर होगा अ, 7 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तत्व M का परमाणु द्रव्यमान 19 है, 19 व परमाणु क्रमांक 9 है, इसमें इसका आयन प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान देना इधर, कोई तत्व है M है जिसका द्रव्यमान कितना है 19 है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है 9 है। या परमाणु क्रमांक बोलिए चाहे परमाणु संख्या बोलिए, बात एक ही है। अब ऑप्शन देख लेते पहले, M प्लस, M2 प्लस, M माइनस, M2 माइनस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, परमाणु संख्या के बराबर। कितनी, 9। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। दूसरी कक्षा में 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7। कितनी कक्षा खाली है, 1 कक्षा नहीं। कितनी जगह खाली है इसमें, कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है इसको, 1 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, और जब किसी से क्योंकि 1 खाली है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और जब जिसको ऋण लेना है, किसी से लेना है, तो क्या होगा, M माइनस होगा। क्लियर। अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती, अगर ऐसा होता तो 2 माइनस लिखते हम। ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो M माइनस होगा। करेक्ट आंसर 100 होगा। नेक्स्ट, एक तत्व के परमाणु में 26 इलेक्ट्रॉन है। देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 26। इसका द्रव्यमान संख्या 56 है, तो ऐसा ही लिखता हूं ना मैं, ये M है, कोई तत्व है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 26 है, मतलब परमाणु संख्या 26 होगी। द्रव्यमान कितना है, 56 है, ये लिख दिया मैंने, द्रव्यमान 56। तो इस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, देखना, ये इलेक्ट्रॉन भी है, यही प्रोटॉन भी है, द्रव्यमान इतना है। क्लियर है।
न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? द्रव्यमान माइनस प्रोटॉनों की संख्या या द्रव्यमान माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 56 में से 26 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 30। करेक्ट आंसर होगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 55 है। देखना, कोई तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 55 है तथा द्रव्यमान संख्या 120 है। इस तत्व का परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा है। सेम हुआ, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही हुआ। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं हम। 55, 120, 175, 65। न्यूट्रॉनों की संख्या देखना, ये क्या है? परमाणु संख्या। और क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन भी इतने ही है, प्रोटॉन भी इतने, कैसे पता चला? तो ये हमें मालूम है। ठीक है, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। अब न्यूट्रॉनों की संख्या पूछिए, तो द्रव्यमान माइनस, इसको माइनस कर दो तो आ जाएगा, कितना हो रहा? 5 और 6 और 6 65। 2 होगा 65। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 13 है तथा इनमें 14 न्यूट्रॉन है। इसका परमाणु भार क्या होगा? देखिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तत्व का परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या कितनी है? 13। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 13। इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? वो भी 13 होगी। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 13 है, इसका मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन हो गए, उतने ही प्रोटॉन हो गए। तथा इसमें 14 न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 14 है। तो इसका परमाणु भार क्या होगा? 27, 26, 40 और 14। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? आप बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मालूम है ना, मैं प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है? इसका भार होता है। तो दोनों को अगर प्लस करेंगे तो कितना आ गया? 27। करेक्ट आंसर और 27 होगा। तो इस प्रकार से अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। और चैप्टर कंप्लीट का मतलब हमने पूरा अध्याय पढ़ लिया, उसके बाद में उसके की पॉइंट पढ़ लिए अध्याय एक नज़र में, और उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए। और कोई कन्फ्यूजन अगर आता है तो आप फिर से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को एक बार देख सकते हैं, और एक बार देखने के बाद में आप कोशिश करेंगे कि आंसर आने से पहले हम आंसर बता दें। ठीक है, तो आपको अपना एक सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं आप कि कितना हम समझ पाए। और देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर